द रिक्वेस्ट ऑफ आवर चैनल मेंबर, मैं लेकर आई हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। एक इंसान अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे पापा का काम पे जाना, मम्मी का बर्तन धोना, हम जैसे बच्चों का स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, बिजनेस चलाना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक ह्यूमन की लाइफ में। उन्हीं को क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब जो ह्यूमन डेली बेसिस पे कर रहा है वैसी एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो पार्ट में डिवाइड हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे को कमाने के लिए, जैसे कि सबके फादर कर रहे हैं, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें क्या दे रही हैं? पैसा दे रही है, हमें पैसे का फ़ायदा दे रही है, प्रॉफिट दे रही हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक उसका ही उल्टा हो जाता है, ऐसी एक्टिविटी जो हमें पैसा नहीं दे रही, जिनको हम सिर्फ किस लिए करते हैं? अपनी सोशल नीड, अपनी मेंटल नीड और अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जिससे करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है, जिससे करने के बाद हमारे दिल को खुशी होती है, या फिर हमें ये लगता है कि अच्छा चलो हमारा काम पूरा हो गया, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है जैसे मम्मी का बर्तन धोना। घर में मम्मी बर्तन धो रही है, किस लिए धो रही है? ताकि उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि घर का काम हो गया है। ऐसे ही हम चैरिटी देते हैं, चैरिटी में जब डोनेशन करते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब अपने बच्चों को पढ़ाना है, पैसे तो नहीं मिल रहे, पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम अपनी क्या कर रहे हैं? सोशल एंड मेंटल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें फाइनेंशियल गेन देती है, पैसा देती है, पैसा, इसलिए हम काम करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी 3 तरह से बांटा गया है। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या डिफरेंस है? तो ऐसी एक्टिविटी जिसको किस ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हम पैसा कमाएंगे, वही एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम करते हैं किस लिए हैं, किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं? सेटिस्फेक्शन मिले हमें, हमारी जो सोशल एंड मेंटल नीड है वो पूरी हो, इस पर्पज से की जाती है। और ये कौन से पर्पज से की जाती है? फाइनेंशियल मोटिव्स, फाइनेंशियल मोटिव के पर्पज से की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इसको करने से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको करने से हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी जो इंडिया की इनकम है, नेशनल इनकम है, वो बढ़ती है। हर कोई कहीं ना कहीं देश को चला रहा है, सब अपनी, कोई ना कोई भी व्यक्ति अपना मॉनेटरी योगदान देता है तो हमारा देश चलता है। ठीक है, और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कोई भी नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही। ठीक है, इनको हम फाइनेंशियल टर्म में मेज़र करते हैं और इनको नहीं करते, इनको हम अपनी फुलफिलमेंट टर्म में मेजर करते हैं। कहने का मतलब, अगर एग्जांपल दूं तो हम कहेंगे कि आज हमने 5,000 रुपये कमाए हैं मोमोज बेच के, हमने क्या फाइनेंशियल टर्म में उसे मेजर किया 5,000। लेकिन यहाँ पे हम अपने बच्चों को अगर ट्यूशन दे रहे हैं फ्री में, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मैंने अपने बच्चे को इतने रुपए का पढ़ाई पढ़ा दी है, नहीं कह सकते ना, इतने रुपए की पढ़ाई पढ़ाई है, ये कोई सेंस ही नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। बस इसको फुलफिलमेंट टर्म में मेजर करते हैं कि हाँ हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। अगर एग्जांपल दूं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ठीक है, ये किस लिए काम कर रहे हैं? पैसे को कमाने के लिए। और एक टीचर अगर अपने ही बच्चों को पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो पैसा नहीं कमा रही, वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन को हासिल कर रही है। ऐसे ही डॉक्टर अगर अपने पर्सन को ट्रीट कर रहा है, पुअर पर्सन है, पुअर पेशेंट है, उसको ट्रीट कर रहा है बिना किसी फीस के, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे पैसे आ रहे हैं, वो 3 तरह से डिवाइड होती है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है फर्स्ट, जो नेचर से जुड़ी हुई है, ऐसा सेक्टर जो किससे जुड़ा हुआ है? नेचर से जुड़ा हुआ है, जो रिलेट करता है नेचर से। और
वो कुछ चीज़ें जो भी काम हो रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, ऐसी कुछ चीज़ें हमारा नेचर हमें करके दे रहा है, जैसे कि फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया। अब जो खदानें होती हैं, सोने को कोई पैदा कर रहा है? नहीं कर रहा। कोयले को कोई पैदा कर रहा है? नहीं कर रहा। वो नेचर हमें करके दे रहा है। ऑलरेडी हम जो फसल उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी सब्जी या फल उगाते हैं, तो वो हमें नेचर की मदद से कर सकते हैं। नेचर हमें करके दे रहा है। हम ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन क्या उगा के देती है हमें? सब्जियां, फल उगा के देती है। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो नेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। ऐसा पहला सेक्टर जो किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है, और हम नेचर से ही क्या कर रहे हैं? चीज़ों को विड्रॉ कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया। अब जो हम फिशरी करते हैं वो भी तो प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जाम्पल है। अब बात करूँ सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब जहाँ पे गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा है और रॉ मटेरियल से, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में हमने खेती बाड़ी की थी, गुड्स को उगाया था, उन सारे गुड्स से ही क्या बनाया जा रहा है? नया माल बनाया जा रहा है, उससे ही कुछ ना कुछ और प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि हमने गन्ने उगाए थे ताकि हम उससे गुड़ बना सकें और चीनी बना सकें। तो जो गन्ने उगाने का प्रोसेस हुआ वो तो प्राइमरी सेक्टर में हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर में हिस्सा है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? उन्हीं गन्ने को लेकर आया जाएगा और उससे क्या बना दी जाएगी? चीनी बना दी जाएगी या फिर गुड़ बना दिया जाएगा। तो रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से जो हम प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर चीज़ें, उसे ही सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस। हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी सेक्टर का। और ये जो हल्दीराम लिखा है ना मैंने, हल्दीराम गलत हो गया, ये टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। हल्दीराम टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। एक मिस्टेक हो गई तो माफ़ कर देना। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर की। तो टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर में क्या होता है? ये वाला जो सेक्टर है ना, ये जो प्राइमरी सेक्टर थे और सेकेंडरी सेक्टर थे, इन दोनों को क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि लोगों ने नेचर के हेल्प से प्राइमरी सेक्टर में कुछ भी उगा लिया, फिर उसी से हमने फर्दर कुछ और चीज़ बना ली सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन इन सब की सर्विस के लिए कौन सा सेक्टर खड़ा है? इन सबको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए टर्शरी सेक्टर खड़ा है। जैसे कि अब जो सेकेंडरी सेक्टर वाले थे, उन्हें वो बनानी थी चीनी, ठीक है। उन्होंने गन्ने से चीनी बनानी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और आगे फर्दर पहुंचाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्होंने बैंक से सेवाएं ली, बैंक से पैसा लिया, ताकि वो आगे तो चुका ही देंगे। तो ऐसा सेक्टर जो किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प देता है, सर्विसेज देता है, उसे बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही रेस्टोरेंट भी एंड होटल्स भी किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी सेक्टर का। अब ये मत समझना कि रेस्टोरेंट में तो हमें फूड मिलता है, बर्गर मिलता है, चाउमीन मिलती है, तो ये तो भाई फूड दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। नहीं, रेस्टोरेंट को हम एज अ सर्विस सेक्टर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और हल्दीराम भी टर्शरी सेक्टर में ही आता है। रेस्टोरेंट हमें सर्विसेज दे रहा है, हमें फूड सर्व कर रहा है, वो हमारी सेवा कर रहा है। तो रेस्टोरेंट भी किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी सेक्टर का। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की, कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है ताकि हम उससे पैसा कमा सके। देखो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, उनकी सेल करना, किसी भी चीज़ को बनाना, बेचना, और वो भी रोज़ाना करना, ताकि हम क्या कर सके? पैसा कमा सके, तो वही कहलाता है बिजनेस। अब चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे मोमोज वाले ने अपनी रेडी लगा रखी है और वो चीज़ों को बना रहा है और रेगुलर बेसिस पे कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, वो भी बिजनेस है। और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हो रहा है, वो भी बिजनेस है। तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि इससे हमें पैसा मिल रहा है। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको रोजाना करने से, प्रॉफिट अर्न करने से, गुड एंड सर्विसेज को सेल करने से, प्रोड्यूस करने से क्या कहलाता है? वो ही सारा प्रोसेस बिजनेस कहलाता है। तो एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन बिजनेस से थोड़ा सा अलग है। वो कैसा? प्रोफेशन में एक पर्सन होगा, उसके पास एक स्पेशल स्किल होगी, जैसे कि MBBS डॉक्टर। अब उसके पास एक स्पेशल स्किल है डॉक्टर वाली। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने वो डिग्रियां नहीं ली है, वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, इसलिए आप डॉक्टर नहीं कहला सकते। तो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देखो, प्रोफेशन को भी करने से क्या होता है? पैसे ही मिलते हैं। डॉक्टर अपनी फीस चार्ज करता है, टीचर भी अपनी सैलरी लेता है। तो ऐसी पर्सनलाइज सर्विस है जिसको देने से, डॉक्टर भी सर्विस देता है, टीचर भी सर्विस देता है, तो ऐसी सर्विस है जिसको देने से पैसे मिलते हैं, और ये उसी बंदे के पास स्पेशल स्किल्स
होने की वजह से, प्रोफेशनल नॉलेज होने की वजह से, उसके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होने की वजह से वही दे सकता है। कोई आम बंदा प्रोफेशन में नहीं आ सकता। जब उसने उसकी पढ़ाई पढ़ी है, उसने उसकी चीज़ें करी हैं, तभी वो प्रोफेशन में आएगा। जैसे कि एक टीचर, एक डॉक्टर, एक लॉयर। अब हर किसी को लॉ के बारे में नहीं पता होगा। लॉयर एक प्रोफेशन है, वैसे ही डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें एक ही कैटेगरी के बंदे आते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल डिग्री होती है, उसे बोलते हैं प्रोफेशन। और इसको भी करने से क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है। अब बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने से पैसे मिलते हैं। अब एक एम्प्लॉय होता है जो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एम्प्लॉयर एक ऐसा पर्सन है जो नौकरी दे रहा है, एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है। तो इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन होता है, मतलब एक लीगल एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जब ये दो पार्टी के बीच ये लीगल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद एम्प्लॉय काम करने लग जाता है, और उसके बदले में उसे क्या मिलती है, यह रेमुनरेशन, वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, ठीक है। और ये जो पर्सन एक्टिविटी कर रहा है उसे बोलते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट वही समझ लो जो आसपास की जॉब है, जो लोग जॉब कर रहे हैं बोलेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। आपने सुना ही होगा फुल टाइम जॉब, मतलब कि इसमें डिफाइन होते हैं आवर्स। एक कंपनी के, जो भी एक कंपनी है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एक बिजनेस है, उसके आवर डिफाइन है। वैसे तो यहाँ पे 8 आवर्स होते हैं कि 8 आवर्स लगभग काम करना ही करना है। लोग सुबह सुबह अपनी जॉब पर उठकर जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, उन्हें 8 साढ़े 8 घंटे तक काम करना ही पड़ता है। उसे बोलते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। जो वर्क उन्हें ऑफिस में करना ही पड़ता है, ऑफिस में रहना ही पड़ता है, उसी को बोलते हैं फुल टाइम, कि उन्होंने अपना फुल टाइम दिया है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट जिसमें वर्कर मिनिमम नंबर्स ऑफ आवर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर ने डिफाइन कर रखे हैं, उसे ही बोलते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, कुछ ही घंटे काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम में ज़्यादा करते हैं और पार्ट टाइम में कम करते हैं। और पार्ट टाइम में वो अपने घर से बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो अपने घर से भी काम करना चाहता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाहता है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर लेता है, जिसमें हमें कम ही घंटे काम करने होते हैं, कम ही घंटे डिफाइन होते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है। अब बात करती हूँ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की। तो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ऐसी इरेगुलर शॉर्ट टर्म ओकेजन वाला काम है जिसमें कुछ ही टर्म के लिए काम करना पड़ेगा, इरेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। ये जो काम है ना, वो किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट की, बिजनेस की उसकी उस बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, उस हिसाब से कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर एग्जांपल दूँ तो एक फ़ोटोग्राफ़र को सपोज़ कि उस बिज़नेस के लिए काम करना है, तो बिज़नेस की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी नीड होगी, जितने भी टाइम की नीड होगी, उतने टाइम के लिए उस फोटोग्राफ़र को बुलाएंगे, रेगुलर बेसिस पे काम करवाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए कराएंगे या फिर ओकेजनल वाइज करवाएंगे। सपोज़ कि जो भी बिज़नेस वाला बंदा था ना, वो जो भी हेड था, जिसका वो बिज़नेस था, ओनर था, उसकी ही बच्चों की शादी है, तो उसने इसलिए अपने बिजनेस में पार्टी देने के लिए उससे फोटोग्राफर को बुलाया। तो ये हुई कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जॉब मिलती है फिक्स टर्म के लिए। जैसे कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, देखा होगा आपने, 2 लोगों के बीच कुछ टाइम का फिक्स टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने समय तक इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो जॉब हम देते हैं, उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। इंटर्नशिप तो आपने सुना ही होगा। इंटर्नशिप में लोग की ट्रेनिंग लेते लेते वो जॉब भी परफॉर्म कर रहे होते। तो अप्रेंटिसशिप क्या होती है, अप्रेंटिसशिप जो वो होती है ना इंटर्नशिप, उसको ही अगर हम लॉन्ग बना देते हैं, अगर उसकी ही ड्यूरेशन को हम बढ़ा देते हैं, अप्रेंटिसशिप जो होती है ना, वो लंबे समय तक के लिए होती है, थोड़ा 1 साल 2 साल तक के लिए। इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और लोगों से काम भी करवाते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और काम भी करवा रहे हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट में सीजन के हिसाब से, जो भी सीजन चल रहा है उनके हिसाब से उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। जैसे कि आइसक्रीम का बिजनेस था, तो आइसक्रीम का बिजनेस कब चलेगा, गर्मियों में चलेगा, तो गर्मियों के हिसाब से ही उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वही होती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं बिजनेस की फीचर्स की, उनके ऑब्जेक्टिव की। तो बिजनेस की मीनिंग तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं उसके फीचर्स की। ठीक है, तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो किसी ना किसी गुड एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहा होगा। वो जिस भी चीज़ का बिजनेस है उसमें एक प्रोडक्ट तो होगा ना बेचने के लिए, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो फ्रूटी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई एक प्रोडक्ट तो होगा। भले ही वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो एक सॉफ्टवेयर तो होगा। सर्विसेज में भी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग भी तो कुछ सर्विसेज दे रही है, वो बिजनेस क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है। तो बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर तो यही है कि बिजनेस में हम किसके साथ डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करते हैं। दूसरा फीचर ये है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस को करने से, बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करने से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ चीज़ भेज दी और पैसा कमा लिया और बात ख़त्म हो गई। बिजनेस का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म चीज़ जिसमें हम रोज़ाना कंटिन्यूटी के साथ एंड रेगुलरिटी के साथ क्या करेंगे, चीज़ें सेल परचेज करेंगे। वहाँ पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करेंगे रोज़ाना। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर है, ये प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। बिजनेस को इसलिए किया जाता है ताकि उसे करने के बाद हमारे को पैसा मिले, प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी सबसे बड़ी तमन्ना प्रॉफिट को हासिल करना होती है। तो बिजनेस किया ही किस लिए जाता है, प्रॉफिट की वजह से। अब बात करूँ एलिमेंट ऑफ रिस्क की, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि जब भी एक इंसान बिजनेस करने जाता है तो दोनों के पूरे चांसेस होते हैं, लॉस होने के भी एंड प्रॉफिट होने के भी। कहीं पे ये डिफाइन नहीं होता कि बिजनेस को करने से हमें प्रॉफिट ही होगा। बहुत लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं। ठीक है, कोई अपनी बिजनेस दुकान खोलता है, नहीं चलती, बंद करते चलते हुए नज़र आते हैं कुछ लोग। तो बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, जितना प्रॉफिट का हो सकता है उतना लॉस भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है पैसा। बिजनेस का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो वैसे ही बिजनेस का जब ये ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना, तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं बिजनेस के, चलिए बात करते हैं। देखो, बिजनेस के एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वो ऐसे सारे काम कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उनका ये है बिजनेस का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट को अर्न करना। सबसे पहला और फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, नई नई मार्केट को एक्सप्लोर करना और उन नई मार्केट को क्रिएट करना, नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना। जैसे नई नई मार्केट को ढूंढना। अभी वो अपना प्रोडक्ट दिल्ली में बेच रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मार्केट को फैला दी, मुंबई में भी कर दिया और यूपी में भी कर दिया। तो नई नई मार्केट को एक्सप्लोर करना जहाँ पे उनका प्रोडक्ट बिक सकता है और क्रिएट करना कस्टमर। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें पैसा ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा हो। जब बड़ी मार्केट होगी, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास होंगे तो हमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही ना। तो तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब हम बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैला देते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है जब बिजनेस का, तो इससे भी हमें क्या होता है, पैसा ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है मेकिंग इनोवेशन। मेकिंग इनोवेशंस का मतलब कि अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करता, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहना टाइम टू टाइम। जैसे फ़ोन वाले होते हैं, वो अपने एक ही मॉडल के अंदर बहुत सारे फीचर बनाते रहते हैं, उसे इनोवेट करते रहते हैं। किस लिए, ताकि अगर ये नहीं बिक रहा तो ये बिके, इसकी डिमांड ज़्यादा हो, इसकी डिमांड ज़्यादा हो, ताकि जो हमारे कस्टमर्स है वो हमारे साथ लॉयल रह सके, बने रह सके और हमारा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो बिजनेस के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे उनके पॉइंट ये थे, जिससे क्या हो रहा था, पैसा बढ़ रहा था। अब बात करें अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो बिजनेस के वो सारे ऑब्जेक्टिव जो उसकी सोसाइटी की तरफ बनते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के हित में बनते हैं। क्योंकि एक बिजनेस को सोसाइटी के अंदर खड़े रहना है, अगर वो सोसाइटी को कुछ नहीं देगा तो क्या उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, उसे खड़ा रहने देगी अपनी मार्केट में? नहीं। तो सबसे पहला वो सोसाइटी को क्या दे रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जब भी एक बिजनेस खुलता है तो क्या मिलती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और काम करते हैं। तो सबसे
सबसे पहला कि ये लोगों को जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। दूसरा कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स को भी अवेलेबल करवा रहा है। अगर किसी की खराब क्वालिटी होगी तो वो बिजनेस क्या सक्सेसफुल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर अभी मेरा कंटेंट खराब हो तो क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे। खैर, आप तो अच्छे कंटेंट को भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस जल्दी से देखते हो और चले जाते हो। पता है कितनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल तोड़ते हो। खैर, ये तो ये अलग बात, पर्सनल लेवल की बात। हम टॉपिक पे आते हैं। इंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इंश्योर फेयर रिटर्न एंड इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनके हित में भी सोचना, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी तो देना। जो शेयर होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, उनको भी एक अच्छा खासा क्या मिलना चाहिए? रिटर्न मिलना चाहिए। ये भी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट की बात करूँ, प्रोवाइडिंग गुड एट रीजनेबल प्राइस। हमारी मार्केट के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर रीजनेबल प्राइस पे जो वैलिड है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जो कम प्राइस पे गुड को अवेलेबल करवाना किसका ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब बात करूँ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन से रिलेटेड जो है, ह्यूमन की ग्रोथ। ह्यूमन को भी ना एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, नॉलेज है, जो वो बिजनेस में लगाता है। अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपनी एजुकेशन से वो क्या कर रहा है? बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहा है। तो उसकी भी डेवलपमेंट अब ज़रूरी है। उसकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? एक बिजनेस को जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, वो उन्हें ट्रेनिंग दे सकता है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करवा सकता है, उन्हें बोनस दे सकता है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट रख सकता है, इंसेंटिव्स दे सकता है। उनकी अगर डेवलपमेंट करेंगे तो वो हमारी डेवलपमेंट करेगा। तो ये भी बिजनेस का एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है। और एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि उनका जो टैलेंट है, जो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके सही पैसे मिल ही नहीं रहे हैं उनको, ठीक है, और लड़ाई वड़ाई हो जाती है, बिल्कुल ही रिस्पेक्टफुल ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, ऐसे गधे घोड़ों की तरह काम करवाया जा रहा है, उन्हें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही अपनी जॉब से। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, हमने बिजनेस समझ लिया, प्रोफेशन समझ लिया, एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो समझ लिया है। एक जल्दी से फटाफट से डिफरेंस समझते हैं इन तीनों का। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक एक वर्ड में हम इसके डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसका डिसीजन होना चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए ही चाहिए। और प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें हमारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, हमें उस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास उस चीज़ की स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, उस फील्ड की नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट को क्या, जब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया उसके बाद ही हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद एग्रीमेंट होता है कि तुम्हें काम करना है, तुम छोड़ के नहीं जा सकते। एक ज्वाइनिंग लेटर भी तो मिलता है, और फिर हमारा शुरू हो जाता है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। तो इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है वो आपको पता लग गया। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बिजनेस में कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। एक अनपढ़ बंदा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाहे कैसा भी बंदा हो, जिसके पास कोई नॉलेज ही ना हो, वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब देखो, आपने बहुत जगह देखा होगा, जो मोमोज वाले होते हैं, ये सब होते हैं, हाँ माना कि IMBA चाय वाला होता है, ये सब होते हैं, बीटेक मोमो वाली होती है, ये सब होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी स्किल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं ना। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन, एक पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, एक अच्छी डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है, और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन। हम जिस तरीके की जॉब के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं, उस तरीके की क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके की क्वालिफिकेशन होती है। चलिए अब बात कर ले इन्वेस्टमेंट की। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन की बात करो तो इसमें ज़्यादा पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है। इसमें हमें जो हमारा जो पढ़ने में खर्चा आता है, जो हम फीस वगैरह देते हैं, उतना ही पैसे की ज़रूरत होती है। और इसमें कोई भी कैपिटल एक एम्प्लॉय लेके नहीं आता है। एक दूसरों के बिजनेस में वो काम करते हैं जहाँ पे उन्हें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें काम करने की सैलरी दी जाती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया ये होता है। अगर मैं रिस्क की बात करूँ, बिजनेस में कितना रिस्क है, प्रोफेशन में कितना रिस्क है, और एम्प्लॉयमेंट में कितना रिस्क है, तो बिजनेस में सबसे हाई रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा हाई।
वो लॉस में भी जा सकता है और प्रॉफिट भी कमा के दे सकता है। जितना प्रॉफिट के चांसेस है उतने लॉस के भी चांसेस है। तो सबसे बहुत ज़्यादा रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत कम रिस्क होता है, बहुत कम, ना के बराबर रिस्क होता है। हो सकता है कि हमारा चल भी जाए और ना भी चले। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इसमें रिस्क ही नहीं होता। एक बंदा आता है, काम करता है, उसे काम करने के उसे पैसे मिल जाते हैं, तो रिस्क इसमें होता ही नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ओनरशिप जो होती है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर हम बिज़नेस का कोई और मालिक बनाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में 2 मालिक होते हैं, तो इंटरेस्ट के हिसाब से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है भाई, डिग्री क्वालिफिकेशन एक पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जनरली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उस बंदे को उस जॉब के लिए हायर किया गया है और वो काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ वर्क की, तो नेचर ऑफ वर्क में चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उनको बेचा जाता है और रॉ मटेरियल को परचेज भी तो किया जाता है। तो बिजनेस में प्रोडक्शन, परचेज, सेल शामिल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि एक लॉयर, ठीक है, एक डॉक्टर। और इसमें एम्प्लॉय एज पर द एम्प्लॉयर काम करता है। एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो वैसा काम करेगा। तो ये थे कुछ डिफरेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं, रिवॉर्ड रह गया। रिवॉर्ड में इनका जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। बिजनेस को जितना फ़ायदा होगा तो इनका रिवॉर्ड क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। इसमें उनकी फ़ीस जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके हिसाब से जो उन्हें फ़ीस मिलेगी वो इनका रिवॉर्ड कहलाएगा। और इसमें क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, तो यही इनका क्या है, रिवॉर्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बात कर रहे थे बिजनेस की। तो बिजनेस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स, ठीक है। बिजनेस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है बिजनेस का वो पार्ट, बिजनेस का वो पार्ट जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन मतलब कि रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, फिर उसी को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब वो पार्ट ऑफ बिजनेस जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल से करा जा रहा हो, ये सेमी फिनिश्ड गुड बनाया जा रहा हो या फिनिश्ड गुड बनाया जा रहा हो, वो हो गया इंडस्ट्री। नाउ अब बात करें अगर कॉमर्स की, तो कॉमर्स को हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अब इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, हम जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो भी हमने खेती बाड़ी की है, ये सारे रिसोर्सेज को किस में ट्रांसफ़र करना, फाइनल कंजप्शन में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेज को लेके आ रहे हैं, उन्हें कुछ और चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फाइनल कंजप्शन तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फार्म्स में खेती बाड़ी की जाती है और माइंस में क्या होती है, खदानों में से, गड्ढों में से क्या चीज़ें, रिसोर्सेज को निकाला जाता है। तो ये क्या हो गई, इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री में सिंपल सा इतना सा मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र की जा रही है, कन्वर्जन किया जा रहा है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, वही होती है इंडस्ट्री। अब बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की। जो क्लासिफिकेशन है ना इंडस्ट्रीज़ का, एक इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से होता है। एक इंडस्ट्री को बहुत तरह से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर वो कितने एरिया में काम कर रही है तो उस एरिया के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो वो आ जाएगी नेशनल इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़। अगर हम उसके साइज़ के हिसाब से करेंगे कि वो कितनी साइज़ की एक्टिविटी कर रही है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ जाएगी, लार्ज आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है इंडस्ट्री में, तो अगर ज़्यादा की गई होगी, ज़्यादा पैसा लगाया होगा उस इंडस्ट्री में तो उसे बोल देंगे हैवी इंडस्ट्री। अगर कम पैसा लगाया होगा तो उसे बोल देंगे लाइट इंडस्ट्री। वो किस तरीके के गुड प्रोड्यूस कर रही होगी उस तरीके की वो इंडस्ट्री हो जाएगी। जैसे कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रही है तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री, अगर वो प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस कर रही है तो प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज़। लेकिन हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ उनके काम के बेसिस पर, वो कैसा काम करती हैं उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं, कुछ निकालने का काम करती हैं, कुछ प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ में डिस्कवरी भी आती है और एक्सट्रैक्शन भी आता है, मतलब कुछ चीज़ निकालना। जैसे कि माइनिंग क्या होता है, खदानों में से जो कोयले निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, हम जो सोना वगैरह निकालते हैं, है ना, तो वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसमें से
ऐसी इंडस्ट्री जिसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है, तो वो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब बात करूँ जेनेटिक इंडस्ट्रीज की, तो जेनेटिक इंडस्ट्री जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जीन से रिलेटेड जो है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ब्रीडिंग करवाई जा रही है और उनको मल्टीप्लाई करा जा रहा है। जैसे कि अगर प्लांट्स थे तो प्लांट्स को ब्रीड करवा के उन्हें और ज़्यादा बनाया जा रहा है, एनिमल थे तो उन्हें और ज़्यादा ब्रीड करवा के और ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है, एनिमल को रेस्ट किया जाता है ना। अब चिकन को, मुर्गी जो चिकन होता है उसको अंडे देने के लिए भी और उसको खाने के लिए भी रेस किया जा रहा है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करवाती हैं, उनको रिप्रोड्यूस करवाती हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जैसे कि कैटल ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, जिसमें कैटल की क्या करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। नाउ हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसमें रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड में कन्वर्शन हो रहा है। हम रॉ मटेरियल को लेकर आ रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उससे क्या बना रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारी जनता के लिए यूज़ होगा। जैसे कि हम लेकर आए शुगर केन, गन्ना लेकर आए और फिर उसको क्या कर दिया, उसकी चीनी बना दिया, उसका गुड़ बना दिया, तो वो किस में होगा, शुगर इंडस्ट्रीज़ में हम उस चीनी को बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कन्वर्जन करती हैं किसका, रॉ मटेरियल का, किसमें, फिनिश्ड गुड में। अब बात करूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, बना रही हैं, बिल्ड कर रही हैं। जैसे कि बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज किसका काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाना होता है लेकिन किससे, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्जन होना, लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स क्या है, अभी हमने पढ़ा था बिजनेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक इंडस्ट्री जिसमें किस चीज़ का काम चल रहा है, कन्वर्जन का काम चल रहा है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कॉमर्स भी बिजनेस का ही पार्ट होती है। कॉमर्स किसका पार्ट है, बिजनेस का ही पार्ट है, बट वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है सेल पर, सेल ऑफ फिनिश्ड और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फिनिश नहीं हुए हैं या फिर जो प्रोडक्ट पूरी तरह से बन चुके हैं उनकी सेल पर फोकस करता है। कैसे, जैसे एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल इंडस्ट्री में हम क्या लेकर आए, गन्ने लेकर आए और हमने चीनी बना दी। लेकिन कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, कॉमर्स में हम चीज़ें बना नहीं रहे हैं बल्कि हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। जैसे कि अब इंडस्ट्री ने चीनी बना दी, अब उस इंडस्ट्री से चीनी खरीद कर और दोबारा फर्दर बेचने का जो काम करती है वो कॉमर्स करती है। कॉमर्स भी बिजनेस ही है, वो बिजनेस ही कर रही है, पर वहाँ पे कोई चीज़ बन नहीं रही है, वो क्या करेंगे, बनी बनाई चीज़ों को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या फिर वो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट हो, वो सेल कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, इसमें पूरा प्रोसेस आता है किसका, बाइंग का और सेलिंग का, प्रोडक्शन से लेके उनके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उनके कंजप्शन से लेके जितनी भी इस सब में एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट से प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, जिसने भी वो मैन्युफैक्चर किया है, जिसने भी वो चीज़ बनाई है, वहाँ से लेके और बिजनेसेस में बेचना, ये सारा काम किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स में कुछ चीज़ बन नहीं रही, याद रखना, इंडस्ट्री में बनती है, ठीक है। कॉमर्स का काम सिर्फ इतना है, वो क्या करेगा, बनी बनाई चीज़ों को दोबारा से सेल कर देगा। जो भी बनी बनाई चीज़ें वहाँ से उठाएगा, वहाँ बेच देगा, वहाँ से उठाएगा फिर ऐसी जगह प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब कॉमर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है। सबसे फर्स्ट आता है ट्रेड एंड सेकंड आता है एड टू ट्रेड्स। तो ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे हम चीज़ों को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एड टू ट्रेड का मतलब होता है, जैसे उसमें था ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर था और टर्शरी सेक्टर था। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को टर्शरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता था, सपोर्ट देता था। वैसे ही यहाँ पे ट्रेड को सपोर्ट देने के लिए कौन बैठा है, एड टू ट्रेड बैठा है। ट्रेड मतलब कि चीज़ों को बेचना, जो हम कॉमर्स के अंदर कर रहे हैं, चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो बन रही है वहाँ से उठा के दूसरी जगह बेच रहे हैं, ठीक है, यही तो हो रहा है ट्रेड के अंदर। लेकिन एड टू ट्रेड का मतलब कि इस ट्रेड को क्या दे रहे हैं, ये लोग फैसिलिटी दे रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अभी इतना समझिए कि ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है, हम गुड अवेलेबल करवा रहे हैं उन लोगों को जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और इसके बदले में हम पैसे कमा रहे हैं, तो वही होती है ट्रेड। ट्रेड का मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर गुड पहुंचाना और बदले में क्या करना, पैसे कमाना। अब ट्रेड को भी ना दो तरीके से डिवाइड किया गया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं एड टू ट्रेड की।
तो एड टू ट्रेड में सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे ट्रेड को सपोर्ट दे रहा है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, सर्विसेज दे रहा है। देखो, जो भी ट्रेड हो रही है, जो भी सामान इधर से उधर ले जाया जा रहा है, वो किसके थ्रू ले जाया जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आते हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये रोड के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, बोट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सामान को इधर उधर कर रहे हैं। ट्रेड हो तो ट्रेड ही रही है, गुड्स को हम इधर उधर कर रहे हैं ट्रेड के अंदर, लेकिन उसको सपोर्ट पहुंचाने का काम, उसको सर्विसेज देने का काम किसका है? एड टू ट्रेड का है। एड टू ट्रेड का मतलब ही सिर्फ ये है कि वो सपोर्ट पहुंचाता है, सर्विसेज देता है। तो सबसे पहले सर्विस उसने कौन सी दी? ट्रांसपोर्टेशन की दी। दूसरी सर्विस है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग की, अब ये जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं हम, ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट एक ही बार में बिक जाएगा, एक ही बार में हम डिलीवरी कर देंगे, नहीं ना। उसको रखने की, संजोने की जिम्मेदारी किसकी है? एड टू ट्रेड की। वेयर हाउसिंग ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे हम अपने माल को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। अब माल सड़े ना, गले ना, डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, और प्रिजर्व्ड रह सके, इसलिए हम उसको कहाँ पे रखते हैं? वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं कि जब भी हमें जितने की ज़रूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। तो ये वेयर हाउस की भी फैसिलिटी देता है। अब बात करूँ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की कैसे फैसिलिटी देता है? जब भी कोई भी इंसान है जो कि ट्रेड कर रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इन सारी प्रोसेस के बीच में, इन सारी लेन देन के बीच में प्रोडक्ट भी तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनमें आग भी तो लग सकती है, वो चोरी भी तो हो सकते हैं। इन सब के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उन्हें कोई भी एक्सीडेंट ना हो, नुकसान ना हो। तो इसी बेसिस पर ये ट्रेड को कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करो एडवर्टाइजिंग की, तो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, लोगों को समझाएंगे नहीं, कंज्यूमर को बताएंगे नहीं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया है, तो क्या लोग प्रोडक्ट खरीद पाएंगे? उनसे अवेयर हो पाएंगे? उनके फीचर को, उनके यूजेस को, उनके एडवांटेज को समझ पाएंगे? नहीं। जब तक हम एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एड टू ट्रेड को एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी भी देता है ना। अब बात करें बैंकिंग की, तो ट्रेड करते वक्त अगर हमारे पास पैसा ही नहीं हुआ, या फिर अगर हमें फर्दर पेमेंट करनी है जिसने भी सामान दिया था, तो इन सब की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें बैंकिंग प्रोवाइड करवाती है। हम लोन ले सकते हैं, यहाँ से लोन से हम अपने सामान को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बेच सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं? अपने सामान को इधर से उधर कर सकते हैं। जो भी हमें पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बैंकिंग दे देगा। हम लोन ले लेंगे, उसके बाद हमें अगर पेमेंट भी करनी होगी तो भी बैंकिंग मदद करेगा ना। अब बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हमारे देश के अंदर हो रही है, जो अंदर की ही है, और एक्सटर्नल मतलब जो देश के बाहर हो रही है। हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स को इधर उधर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अगर हम अपनी कंट्री में बेच रहे हैं तो वो इंटरनल, और जो हम कंट्री के बाहर बेच रहे हैं वो एक्सटर्नल। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की, तो इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके से डिवाइड है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सबसे पहले बात करूँ होलसेल ट्रेड की, तो होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो बल्क में, बहुत हैवी क्वांटिटी में सामान को खरीद लेता है आगे बेचने के पर्पस से, होलसेलर कहलाता है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं। एक थोक विक्रेता होता है ना, जो सामान को इकट्ठा खरीद लेता है और फिर वो कम दामों पे हम जैसे रिटेलर्स को बेचता है, तो वो कौन सी ट्रेड होती है? वो होती है होलसेल ट्रेड। बट रिटेल ट्रेड की बात करूँ तो रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होती है जो कि स्मॉलर क्वांटिटीज़ में लोग खरीद के लाते हैं। किससे? होलसेलर से, या फिर जो भी वहाँ जहाँ पे भी वो माल बन रहा है, बिक रहा है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो रिटेल ट्रेड के अंदर बस इतना ही कि जो रिटेल ट्रेड होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो खरीदते हैं प्रोडक्ट को, एंड फिर हम जैसे लोगों को वो सेल कर देते हैं। तो यही हुई इंटरनल ट्रेड। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है, तो एक होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जो भी हम अपनी बाहर की कंट्रियों से, जो बाहर की जितनी भी कंट्री है वहाँ से सामान को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो कौन सी ट्रेड कहलाती है? इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि इंडिया ने मशीनरी खरीदी किस लिए? अपने प्रोडक्शन के लिए यूएसए से, तो वो हुई इम्पोर्ट ट्रेड। अगर मैं एग्जांपल दूँ एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो एक्सपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं?
अपने इंडिया का माल, अपने इंडिया में जितने भी माल प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर के देशों को बेच रहे हैं, तो वो होती है एक्सपोर्ट ट्रेड। जिसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हम क्या करते हैं, जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो कहाँ बेच रहे हैं, बाहर के देशों में बेच रहे हैं, तो वो होती है एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर हम री एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो री एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है एक कंट्री ने हमसे सामान खरीदा, हमारी कंट्री ने बेच दिया, हमारी कंट्री ने बेच दिया, फिर वो भी किस लिए खरीद रहे थे, उसको बेचने के पर्पज से, और उन व्यक्तियों ने उस सामान को किसी और कंट्री को बेच दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम इंटरपोर्ट ट्रेड भी होता है। वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।